बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूं आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। आज का टॉपिक है बेटा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर ये टॉपिक आता है और ये हमारा जो 9th क्लास के CBSE का चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंडर में है। अभी तक हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अब हमारे बचे हैं 2 टॉपिक्स। एक का वीडियो हमने आज आपको शेयर किया है और सेकंड जो न्यूक्लियस टॉपिक है उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस बचा है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर का है सेल डिवीज़न, ठीक है। सेल डिवीज़न में हमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों के बारे में पढ़ना है। बहुत लेंदी में नहीं पढ़ना, डिटेल में नहीं पढ़ना, शॉर्ट में ही पढ़ना है। तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी आपको शेयर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। अगर आप किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आपको कुछ इसी तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ये कैसा होता है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ा, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड थे और ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका एक फिक्स्ड शेप भी होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसीलिए इसका शेप भी एक फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। इसमें क्या होता है बेटा, चलो देखें। इसमें एक लार्ज नेटवर्क होता है जो कि ट्यूब्यूल्स और शीट्स का मिलकर बना हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखते हैं तो ये कुछ ट्यूब्यूल्स फॉर्म में दिखाई देता है और शीट्स फॉर्म में, ठीक है। मेन अगर हम इसको कहें तो ये 3 तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो ये कुछ 3 तरीके के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। कौन कौन से होते हैं बेटा, देखो। पहला होता है ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। और क्या, वेसिकल्स फॉर्म में दिखाई देता है जो ऑब्लॉन्ग बैग्स के टाइप में होते हैं, और सिस्टर्नी, ठीक है। चलिए देखिए कैसे कैसे होता है। पहला हमने आपको बताया था, पहला हमने बोला लॉन्ग ट्यूब्यूल्स फॉर्म में होता है। देखो जो ये वाले स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो कुछ इन जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के साइज़ में आपको दिखाई देंगे, शेप में दिखाई देंगे, सॉरी, ठीक है। और कुछ सिस्टर्नी के फॉर्म में दिखाई देंगे। सिस्टर्नी किसको कहते हैं, जो ये फोल्ड लाइक के स्ट्रक्चर होता है ना, फोल्डेड, इनको कहते हैं सिस्टर्नी। ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा है वर्ड सिस्टर्नी, ठीक है। तो ये जो फोल्ड लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। तो एक ट्यूब्यूल्स फॉर्म में हो गया, एक सिस्टर्नी फॉर्म में हो गया, और तीसरा है वैक्यूल्स फॉर्म में, सॉरी वेसिकल्स फॉर्म में। वेसिकल्स क्या होते हैं बेटा, वेसिकल्स होते हैं, मान लो आप कोई, ये आपके पास एक गोल सेल है, ठीक है, बैग है एक, ठीक है, और आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, इलोंगेटेड कर दिया, खींच दिया, तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ये ओवल शेप में हो जाएगा, है ना। वो राउंड से कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा सा ओवल शेप में हो जाएगा जब उसको स्ट्रेच कर देंगे। तो वो जब स्ट्रेच होता है ना तो इसी को कहते हैं वेसिकल्स, ठीक है। तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखाई देंगे, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में, कुछ वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर में, और कुछ सिस्टर्नी के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये इन तीनों चीज़ों से मिलाकर एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह अंडर माइक्रोस्कोप में इनको देखा जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है कि अटैचमेंट। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इन 3 तरीक़ों से पाए जाते हैं सेल के अंदर, अंडर माइक्रोस्कोप हम इनको देख भी सकते हैं, ठीक है। अब इनका अटैचमेंट कहाँ पर होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, वन साइड विथ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अदर साइड विद अ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बेटा बीच का जो ये सर्कल देख रहे हो ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के एक पार्ट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा कनेक्टेड होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। न्यूक्लियस के एक पार्ट से, आउटर पार्ट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट, मान लो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये जो वॉल है इसको कहेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है उसकी सेल की, ठीक है। दूसरा साइड जो होता है वो कहाँ से कनेक्टेड होता है, सेल वॉल से, ठीक है। फिर से देखो, वन साइड विथ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर साइड विथ अ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है ये बात। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो आप इसका ले सकते हो, ठीक है। डायग्राम आपको हम जल्दी ही एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आप इजीली इसका डायग्राम बनाना भी सीख जाओगे। तो हम क्या पर समझ में आ रहा है कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के, ये आप बीच में लिख लो न्यूक्लियस,
ठीक है। न्यूक्लियस के आउटर पार्ट से एक साइड से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक, कैपिटल E और कैपिटल R। तो ER एक साइड से जुड़ा होता है आउटर न्यूक्लियस से, और दूसरे साइड से कहाँ से जुड़ा होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अटैचमेंट इनका कहाँ पर होता है, दो साइड से होता है, पहला एक होता है न्यूक्लियस के साइड से और दूसरा कहाँ से होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड से, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि इनके कुछ टाइप्स होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे दो तरीके के, कितने तरीकों में पाए जाते हैं ये हमने देख लिया कि इन 3 तरीकों से हमें ये माइक्रोस्कोप में देखने पर ये दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें भी अब टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है कौन सा, जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER, कैपिटल, तीनों कैपिटल, RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और स्मूथ वाले को SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब आप कहोगे कि ये रफ़ वाले को रफ़ क्यों कह रहे हैं और स्मूथ वाले को स्मूथ क्यों कह रहे हैं। इनका भी एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि जो रफ़ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते बेटा, इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आप पढ़ चुके हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में इनको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक पर राइबोसोम्स दिखाई देते हैं, कुछ वैसा स्ट्रक्चर, मतलब आपको राइबोसोम्स तो आप आइडेंटिटी करोगे, ठीक है, तो उन पे राइबोसोम्स दिखाई देते हैं, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उन पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, मतलब कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं करते हैं, लेकिन जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो प्रोटीन का सिंथेसिस भी करेंगे, ठीक है। चलो अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में RER भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट ऑन अ सरफेस, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस साइट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी हमने समझ लिया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस साइट कहा जाता है क्योंकि यहीं पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स। जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वहीं पर तो सिंथेसिस भी होगा प्रोटीन का, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस साइट भी कहा जाता है। किनको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्लियर है, फिर से समझ लो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का, पहला रफ और दूसरा स्मूथ, ठीक है। जो रफ वाला है उसको रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ वाले को स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर चूंकि राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस भी होगा। जहाँ जहाँ पे राइबोसोम्स है वहाँ वहाँ पर होगा, ठीक है। इसलिए इसको, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन सिंथेसिस साइट भी कहा जाता है। इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस साइट किनको कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स होता है। होप अब क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। देयरफॉर अपीयर रफ, इसीलिए ये रफ दिखाई देते हैं। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन पर कि राइबोसोम्स होते हैं, इसी कारण से ये रफ दिखाई देते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि स्मूथ वाला जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या है, ठीक है। अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल एब्सेंट होते होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होती है क्योंकि ये राइबोसोम्स है ही नहीं, इसलिए अपीयर्स स्मूथ, इसीलिए ये स्मूथ दिखाई देते क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, ठीक। क्लियर है ये दोनों चीज़ें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहा जाता है और वहाँ पर क्या होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहा जाता है और यहाँ पर क्या होता है। क्लियर है ये बात। चलिए अब देखेंगे हम फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। चलिए पहला क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन, अभी हमने समझ लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, ठीक है। फिर स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्ड फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करता है, बनाता है, ठीक है। क्लियर है ये दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब थर्ड देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये वर्ड क्या आ गया आप कहोगे, है ना, मेम्ब्रेन तो ठीक है, बायोजेनेसिस क्या होता है बेटा, बायोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन। तो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, ये पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी क्लियर है। आप नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज ए हार्मोन एंड एंजाइम्स। अब जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीज़ की सिंथेसिस करता है, मतलब रफ वाला प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और स्मूथ वाला फैट मॉलिक्यूल्स का, तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये हार्मोन और एंजाइम्स की तरह वर्क करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड जो भी फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्ट एज अ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। क्लियर है ये बात, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म नेटवर्क सिस्टम। बिल्कुल, ये सारे जो 3 तरीके के ट्यूब्यूल्स अभी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि 3 तरीके के ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना ये चीज़ें, ये वाला लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेस्किल और सिस्टर्नी, तो ये क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है इसमें, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह काम करता है, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किनके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। चलो देखिए इसको डायग्राम से कैसे है। देखिए ये कह रहा है इस पॉइंट में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, किनके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। देखो ये तो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के यहाँ पर ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बीच में क्या था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक पार्ट से, न्यूक्लियस के आउटर पार्ट से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट कनेक्टेड था, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकंड पार्ट कनेक्टेड था या इंड पार्ट कनेक्टेड था, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बीच में इसमें क्या होगा बेटा, एक सेल में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पाथ की तरह, एक नेटवर्क की तरह, एक कनेक्टिंग नेटवर्क की तरह काम करता है कि ये जो भी चीज़ें यहाँ से रिलीज़ होती हैं वो क्या करता है, ये अपने में इनको यहाँ से उनको, मतलब यहाँ से अगर कहीं भी साइटोप्लाज्म में जाना है या फिर यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कोई चीज़ को अगर ट्रांसपोर्ट करनी है, जाना है, तो ये एक मीडियम की तरह काम करता है, कि मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है इस वाले पॉइंट में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर्व चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, ये कुछ ट्रांसपोर्ट कर, जो मटीरियल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक ट्रांसपोर्ट की तरह, ठीक है, हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना हो या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक या किसी अदर पार्ट तक जाना हो साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस से किसी मटेरियल को, तो ये क्या करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है, एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर से समझ लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह, एक मीडिएटर की तरह काम करता है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, या फिर साइटोप्लाज्म में और भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं, अगर इनको मटेरियल्स को वहाँ जाना होता है तो ये एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल की तरह काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया और ये वाला भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बचा, साइटोप्लाज्म फ्रेम नेटवर्क फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, ये कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में भी काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, डिटॉक्सिफाई पॉइजनस एंड ड्रग्स, और क्या काम करता है, जो भी सेल में
पॉइजनस या डिटॉक्सिफाइड कुछ भी केमिकल्स या चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, इनको ये डिटॉक्सिफाई करता है, उनको ये ख़त्म कर देता है, जिससे कि सेल के अदर ऑर्गेनल्स को कोई भी हार्म ना हो, जिससे सेल को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक, तो ये क्या करता है काम, डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। जो भी पॉइजनस या अनवांटेड सब्सटेंस आते हैं सेल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है और सेल को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसके फंक्शन थे। फंक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको रिवाइज करो और पढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जल्दी से ही मिलेंगे, तो तब तक के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको कैसा समझ में आया। ठीक है, चलो, थैंक यू।